आए बड़ों को सलाम फिजाए मेरा नाम तारों से होंगे हम कलाम शो है आपका अपना तारों से करे बातें। अरे वाह फिजा वाह। तुम्हारे जैसी औरतें स्कूलों में मेहमाने खसूसी होती हैं। कैसे कैसे? बजाय को डोनेशन देने के बच्चों से कहती हैं जो बच्चा अच्छा अच्छा खाना लाया गाड़ी में रखवा दो, 4 दिन मेरे भी अच्छे गुजर। हाँ, और मैं ऐसे थोड़ी मांगती, मैं तो गा के मांगती हूँ, जो बचा है वो खिलाने के लिए आए हो, आज स्कूल में जो टिफिन है वो दिखाने आए हो। वाह फिजा वाह। फिजा नवाए सुनियो काफी देर दा आया, कपड़े अज बदले आप हैं बुर्र बुर्र या नहीं? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है साढ़े वड्डे सन। बुर्र वाला छुट्टी ते गया है और दी जगह ते आया है दुर्र वाला। ले ते दुर्र वाले को दुर्र फिटे मुंह भी कहना आसान होगा तुम्हें तो। लग छी रही है, लगता बंबू ते तंबू लपेटे आ। और तंबू भी जंबो साइज दा है। चुप करो, बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते। लेकिन बहुत वड्डे ने एक दी बारी बोलना चाहिए। बाबा तेरा भी ना मैं एक जोड़ा बनाया है। अच्छा कैसा जोड़ा है? एक तंबू 2 दरियां। नाज़रीन मेरी आज की पहली मेहमान मशहूर पंजाबी शायरा, टीवी होस्ट और डीजी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर है। तशरीफ लाती हैं सुगरा सदफ साहिबा जी। कैसी है, कहाँ गायब है आजकल? है ज़्यादा बिजी नहीं हो गई? आप 3 साल के बाद तशरीफ लेकर आई हैं। हाँ मेरे ख्याल बिजी तो हूँ, लेकिन मैं आपसे दूर कभी भी नहीं हूँ। हाँ। इसलिए कि मैं आपका शो देखती हूँ और मुझे लगता है कि मैं उसमें मौजूद हूँ। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। अगर ये हमारा शो देखती हैं तो ज़ाहिरा मुझे भी देखती होंगी। मैं सिर्फ फिजा को देखती हूँ। बाबा तू घबराना, कोई तेरा मुंह वेखे ना वेखे, एक टाइम आना है लोगों ने कहना है मुंह वेख लो, असि लेके भी जाना है। वैसे अभी किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है कि कितने बज रहे हैं, अगर दूर से देखें तो लग पता जाता है कि 11 बज रहे हैं ना। आइए जी तशरीफ रखेंगे। नाज़रीन मेरी दूसरी मेहमान मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त, बड़ी एनर्जेटिक मॉडल और एक्ट्रेस हैं, तशरीफ लाती हैं सहर मुग़ल। ये है सहर मुग़ल और यहाँ लगेगा बड़ा शुगल। और हम हैं मुगल। केड़े इलाके दा मुगल है? बड़ा तेरा चट्टू बट्टे वर्गा सिर है। कैसी हो चचा का बेटा मुगल? इतनी हसीन लड़कियां खड़ियां बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। क्यों? अगर दरमियान में बाबा खड़ा हो तो कैसा अच्छा लगे ट्रायंगल हुसैन। अब्बू जी आए खड़े हो। नजर बट्टू फिजा वो कह रहे हैं, नजर बट्टू होना चाहिए। नजर बट्टू होना चाहिए। ज्यादा गलना ना गारक हो गया। आज भी बैठिएगा। अच्छा वो मेहमान तो ठीक ने, इस मेहमान की आवाज च ते मेरी आवाज च सिर्फ 1.5 मिनट का फर्क है। मैं ठीक है, तुसी सुनाओ। ਇਹਦਾ मतलब है तुम ही अद्धे घंटे बाद पैदा होना तो कुड़ी हुंदा। नाज़रीन मेरे तीसरे मेहमान मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच हैं, तशरीफ लाते हैं उस्मान अली खान। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाइए आप कैसी हैं? आप जैसे मेहमान हमारे शो पे पहली मर्तबा आए, हमने थोड़ा सा पैटर्न हमारा बदला। हमने सोचा कि लोगों को हम वैसे बता रहे होते हैं कि टिकटॉक से ऐसे आप अपने आप को मशहूर कर सकते हैं, या फिर आप एक्टिंग करें तो अपने आप को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं, मगर इस तरह का रास्ता हमने कभी किसी को दिखाया नहीं कि कुछ ऐसे फील्ड्स, कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिनको यूज़ करके लोग अपने घर में कमाई का ज़रिया बना सकते हैं अपने कारोबार को। तो आज हम आपसे वो सारी बातें पूछेंगे और आप हमारे प्रोग्राम में हैं और आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखेंगे। शुक्र है कि मेहमान साड़ी तो बगैर भी है। तेरा की मतलब भाई भी साड़ी पा के आ जाते। उम्मीद करो चाचा जी अगे सेंटर वाली कुड़ी जो बैठी ना वो दिल च जुगतां भी करन डई चाचा मैनू गल्लां करी जा रहा बट्टे वर्गा मूंह है इहदा।
सुगरा जी, सरकारी जॉब, शायरी, होस्टिंग, कॉलम निगारी, ये सारे काम आप कर लेती हैं, मगर आपके दिल के करीब क्या है? मेरे ख्याल है दिल के करीब तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शायर जो है, लिखारी जो है, आर्टिस्ट जो है, वो दिल की बात मानता है। तो मेरे ये सारे काम जो हैं ये दिल वाले काम हैं, क्योंकि मेरी जॉब भी दिल के साथ जुड़ी हुई है। हमने म्यूज़िकल इवनिंग्स करानी है, नुमाइशें करानी हैं, गाने रिकॉर्ड कराने हैं, तो ये सारे काम जो हैं ये दिलचस्पी वाले हैं, मुशायरे कराने हैं। तो मेरी जॉब जो है, खुदा का शुक्र है कि ये एक ऐसी नौकरी है कि जो मेरी ख्वाहिश भी है, मेरा शौक़ भी है। तो इसलिए जब शौक़ आपकी नौकरी बन जाए तो फिर आप बड़े बड़े काम कर लेते हैं। और शौक़ वही होता है जो दिल से कर रहे होते हैं। बाबा सुगरा जी देखो, सारे काम दिल से करती हैं, तू तो एक काम भी दिल से नहीं करता। क्यों? क्योंकि तेरे दिल के तो सारे वाल बंद है ना। ये दिल दे वाल बंद नहीं, ये सिर दे वाल बंद। बड़ी अच्छी आपने बात की, जो शौक हो वही प्रोफेशन बन जाए तो बंदा बड़ा अच्छा काम करता है। देखिए ये चाचा, इसका शौक था मांगना, वही इसका प्रोफेशन बन गया, दिन रात मांगता है। सर आप बताइए, आपके साथ की जो मॉडल्स हैं वो टॉप मॉडल्स बन गई हैं, अवार्ड ले लिया उन्होंने, जबकि आप ज़्यादा फोटोजेनिक हैं, आपने ज़्यादा काम किया है, ज़्यादा ब्रांड शूट किए हैं, आपको ज़्यादा पसंद किया जाता था, जितने डिज़ाइनर्स थे उनकी आप पहली चॉइस होती थी। फिर क्या वजह रही कि आपको बेस्ट मॉडल अवार्ड नहीं मिला? राज ही रहने दे फिजा, आप भी जानती हैं अच्छे से सब, मैं बोलूंगी तो कुछ बताएं ना। आजकल तो सोशल मीडिया का भी दौर है, सच बोलने का दौर है, बोल्ड दौर है। ना मैं बदनाम हो जाऊंगा। मैं पहले बहुत बदनाम हूँ सच बोलने से। तो बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा क्या? नहीं, ये सच बोलने का ज़माना नहीं है, इसलिए बोलती नहीं हूँ। तो यही तो बात आपकी अच्छी लगती है मुझे कि आप सच बोलती हैं और बड़ी ब्लंट है आप। यार एक्चुअली फिजा, मैं आपको पता है ज़्यादा बाहर अंदर घूमती फिरती नहीं हूँ, फैमिली में रहना, फिर पार्टीज़ करनी पड़ती हैं, डिज़ाइनर्स के साथ दोस्तियाँ करनी पड़ती हैं, मुझसे नहीं होता वो। डिनर्स में बुलाना पड़ता है, सो कॉल्ड उनके साथ शॉपिंगों पे जाना पड़ता है, और फैमिली मेरी परमिशन भी नहीं देती इस चीज़ की। जे डिजाइनर ना दोस्त ही नहीं है, एडी अच्छी साड़ी किथों ली? अच्छा बाकी कुड़ियां डिज़ाइनर से मेरी काम की हद तक दोस्ती है ना, पर्सनल दोस्तियां नहीं रखती। और जिससे साड़ी लेकर आई वो फीमेल डिजाइनर है, खुद भी बड़ी सादी सी है, वो भी हमारी जैसी है। अच्छा बाकी कुड़ियां दे गले च कोयल बोलदी है ना, ਇਹਦੇ गले च छीदा लूंबड़ बोलदा। ना घबराओ ना, तुम्हें पूछे को मेरे दिल से, तुम्हें देखे को मेरी नजर से। वाह वाह। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ 103 नंबर ਤੇ ਐਨਕ ਲੱਗੀ है। भाई मेरे पास आपका इलाज है, अगर आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है तो पास जाके देख लिया करें, और अगर आपकी करीब की नज़र कमज़ोर है तो दूर जाके देख लिया करें। नलायक होंगी ना तू, बड़ी बड़ी साइंसदान हो। तो शहर बता दो ना, क्यों नहीं बता रही? टेल द नेम। अच्छा आप बता रही थी कुछ। मैं ये बता रही थी आपको कि फिजा बहुत सोशलाइज होना पड़ता है, मुझे परमिशन नहीं है इतनी रातों को बाहर रहने की, और फिर ज़्यादा दोस्तियां भी नहीं कर सकती, स्टैमिना भी नहीं है मेरा, आपको पता हाइपर हो जाती हूँ बहुत जल्दी। एडिटोरियल शूट्स भी करने पड़ते हैं। हाँ वो भी करने पड़ते हैं, वो फिर मैं नहीं कर सकती, और अवार्ड का मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं काम करती हूँ, मुझे सब जानते हैं, आप जानती हैं। अच्छा मैंने आपको देखा है, आपके पैसे भी अगर कोई खा ले ना, कोई फोटोग्राफर या कोई डिज़ाइनर, ये सेट पे ऐसी हो जाती है, लगता ही नहीं जितनी मासूम बिल्ली बन के बैठी है ना यहाँ पे, ये ऐसे हाइपर होती है। कोई खा नहीं सकता। हाँ इसके पैसे कोई नहीं खा सकता। ये उधर आउटडोर शूट करियो, इंडोर शूट करियो, इसकी आवाज़ होती है, ये गरज रही होती है। मैं तो चप्पल उठा के कहती हूँ आज शूट पैकअप ही समझो, मैं तो निकलती हूँ, तुम्हारे साथ शूट हो चुके हैं काफ़ी। हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमारे सामने ना बाबे का गंज नोच के दिखाओ। फर्ज करो मैंने तुम्हारे पैसे खा लिए, अब कैसे बदला लोगी, कैसे नाराज हो? आप तो प्यार से दे दें। फिजियो मैं तानू कह रहा ताडे बाबे दा घर आबाद होने वाला है। फिजा बदला ले लो मेरा जल्दी। मैं बदला लूँ? ले तुम लो, तुम तो बेस्ट हो, लो बदला, छोड़ना नहीं। फिजा जानती है मुझे अच्छे से। तेरा तो सिर बर्बाद हो गया है, तेरा घर किथों आबाद होना ही। मनूस गल्ला कर करके तू ए दिन लैंदा, नहीं तो जिहो जा मैं खूबसूरत हाँ, मेरी हुण तक 4 शादियां हो चुकी हैं। अब पूरी गल करें ना, 4 शादियां 2 जनाजे। सर फर्ज करो मैं प्रमोटर हूँ और मैं तुम्हारे पैसे खा गया हूँ, कैसे बिहेव करोगी? मैं आपको खा जाऊंगी। मैं आपको खा जाऊंगी।
और बाजी ने खा के कह रहा होना इन्हें मसाला किन्ने घट लाया। आप देंगे मेरे पैसे या नहीं? तो मैं जान दे देनी है, पैसे की चीज। देखिए मुझे पैसे ही चाहिए, आपकी जान का क्या भरोसा कब निकल जाए। माशाल्लाह देखे ना कितना प्यारा बोल रही है। हाँ। ओ मैनू पैसे ही चाहिए ने, जानदा मैं की करने। और इंदियां आवाज़ां ना पुराने लारी अड्डे चों आ रही होंदियां ने, है कोई आरफ वाले वाला, आरफ वाला, आरफ वाला, आरफ वाला। सुने हमारी जितनी फेमस एक्ट्रेसेस हैं, बड़े नाम हैं, उनकी आवाज़ बेस में ही होती है। मीरा जी को देख लें, बज ए साकी खान ना सहर दी नकला नहीं ला रहा, फिर एदे अपने च ना एक खुसरा मरे है। मिनट बाद ना जनाना रूह आ जाती है। चलो सर, लेने हैं पैसे के या फिर मैं जाऊं? आपने मेरे शूट के पैसे देने हैं कि नहीं? नहीं। बेड़ा ही गर्क होना आपका। अच्छा उस्मान साहब ये बताइए कि आजकल बेरोज़गारी जो है वो बहुत आम है, तो देखने वालों को ज़रा कोई ऐसी टिप दे दीजिए कि घर बैठ के ऑनलाइन कैसे कमाई कर सकते। अब इंटरनेट ने आपके पास, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, अब सबके पास एक्सेस है कि उसको यूज़ करके पूरी दुनिया के अंदर आप अपने क्लाइंट को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आपको चाहिए कम्युनिकेशन के, जिस कम्युनिकेशन के ज़रिए आप जो है उसको कन्विंस कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे कोई भी, या तो आप स्किल सेलेक्ट करेंगे कि ये मैंने स्किल के थ्रू सर्विस देनी है, या कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे कि ये मैंने सेल करनी है। दूसरे नंबर पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट करेंगे। फिजिकल और ऑनलाइन में थोड़ा सा फ़र्क समझ लें। फिजिकल के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको जगह लेनी है, आपको प्रोडक्ट लगानी है, आपको वो सेटिंग करनी है, आपको किराए देने हैं, बिल देने हैं, ये सब कुछ करना है। लेकिन ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म है जिनके आप नाम सुनते हैं, अमेज़ॉन है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। ये सारी ऑनलाइन ऐप्स हैं। जी, आपको कुछ नहीं पे करना, आपको जस्ट वहाँ पे अपना सेटअप क्रिएट करना है और आपको उसको बेचना आना चाहिए। तो 3 चीज़ें समझ लें कि स्किल या प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें कि जहां पे आपने बेचना है, और तीसरे नंबर पे कम्युनिकेशन और बिजनेस स्किल्स के जरिए आप उसको सेल कर सकते हैं। क्या बात है। कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म बता दीजिए ना जहाँ पर एक आम आदमी जो है उसे यूज़ करके तो कुछ 4 पैसे जमा कर सके। जी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। मैं सबसे पहले जो आपको बताऊंगा, जो बिगिनर्स के लिए है, जिनको बहुत ज़्यादा वो प्रोफेशनल नहीं है और बेसिक लेवल पे घर पे जो हमारी बहनें हैं या जो भी लोग घर पे बैठ के काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है fiverr.com। fiverr.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से कोई भी बिगनर बड़ी आसानी के साथ बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के अपना काम शुरू कर सकता है। उसको इजीली उसके ऊपर वो सेटअप भी बना सकता है, और कोई भी स्किल, छोटे से छोटा स्किल खुद भी उसके पास है तो उसको सेल कर सकता है। अगर उसके पास स्किल नहीं भी है तो वो वहाँ से ऑर्डर लेके, काम लेके, किसी भी स्किलफुल बंदे से करके वो वहाँ से अर्निंग कर सकता है। बस 2 स्टेप चाहिए आपको। सबसे पहले आपने उसके ऊपर अकाउंट बनाना, जो बहुत सिंपल है, जैसे आप ईमेल एड्रेस बनाते हैं, और उसके बाद जो प्रोडक्ट या स्किल आप बेचना चाहते हैं उसकी एक प्रोफाइल बनती है, वो भी एक फॉर्म आपने फिल करना होता है, तो आप वहाँ पब्लिश हो जाते हैं। और उसके ऊपर मिलियंस, 7 मिलियन के करीब जो है वो बायर मौजूद हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी दुनिया से। तो आपके पास कोई भी स्किल है, चाहे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, आपको राइटिंग आती है, आपको क्या कहते हैं इसको कि ये IT का कोई स्किल आता है जिसको आप प्रोग्रामिंग कहते हैं या वेब डेवलपमेंट कहते हैं, या मार्केटिंग का कोई काम आता है, तो कोई भी आप अपने इस काम को वहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बना के आप वहाँ से प्रोडक्ट पकड़ के आप जो है वो सेल कर सकते हैं, और घर के अंदर बैठ के आप अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। पेनियर और ऐसी कंपनीज हैं जिनके जरिए आपको घर में ये पेमेंट मिल जाती है। साडे बाबे का भी सारा काम ऑनलाइन ही है। कैसे? पहले तो चौंका च खलो के मंगदा सी ना, आजकल सोशल मीडिया ते मंगदा। एक दिन मैं पूछा बाबा जी मंगन नहीं जा रहे, कहते पैकेज मुक्का है। सोशल मीडिया पे कैसे मांग लेते बाबा? पहले अपनी एक तस्वीर भेजदा है इंज, अगो कुछ कोई दे देवे तो फिर इंज तस्वीर भेजदा है, फिर जे कोई ना देवे तो फिर ओदे वाल इंज तस्वीर भेजदा है। और खाली तस्वीरां नहीं भेजदा, नाल मैसेज भी भेजदा। वो क्या? लोकां नूं कहंदा अल्लाह दे नाम ते दो, गॉड विल कीप यू हैप्पी। इसका मतलब सीधा मौला ने तुहानूं बड़ा देना। ओ इलाही खैर। भाभी भी हमारी ऑनलाइन मांगती है। वो कैसे मांगती है? पहले लोगों को अपने जख्म दिखाती है, फिर दवाई की पर्ची बेचती है, तो ਜਿਹੜਾ पैसे भेजते मैं उन्होंने दुआवां देती है, और मूँह च दंद नहीं है, दुआवां भी हासे वालियां ने। वे तेरी खैर होवे, वे तेरा भला होवे, वे अल्लाह तेरी जिंदगी दराब करे, वे बुढ़ी मां की खिदमत कीती हो, खैर होवे तेरी।
जिस तरह तुम बोल रहे हो ना, भाभी लग रहे हो। थैंक यू। ले Welcome back. You're watching your favorite show तारों से करे बातें। अच्छा ज़ुगरा जी, आपकी पंजाबी ज़बान की प्रमोशन के लिए बड़ी खिदमात हैं, तो ये माँ बोली से आपको बहुत प्यार है नौकरी की वजह से या फिर कोई ज़ाती लगाव है अलग से? जो हमारा लगाव होता है फ़िज़ा, वो बचपन से ही हमारी शख्सियत का हिस्सा होता है। खुदा ने सब लोगों को मुख्तलिफ बनाया है, कुछ को अदाकार बनाया है, कुछ को आपकी तरह एंकर बनाया है, और हम जैसे लोगों को काम करने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि बचपन से ही मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी। पंजाबी ज़बान से मेरा ताल्लुक़ जो है, क्योंकि मेरा गांव से ताल्लुक़ है। और कौन से गांव से? तहसील खारियाँ के। अच्छा। और हम घर में पंजाबी बोलते थे। यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट से मैंने MA किया, उसी में फिर मैंने सूफ़ीज़म में PhD की, और मेरा जो टॉपिक था वो मियाँ मोहम्मद बख्श की शायरी पर। वाह वाह, ये क्या बात है। और एक बहुत बड़े सूफ़ी शायर हैं, उनके साथ कंपैरेटिव स्टडी थी मौलाना रूम और इकबाल की। तो वहाँ मैंने फिर पंजाबी को बाकायदा से पढ़ा, क्योंकि वैसे तो मैंने पंजाबी नहीं पढ़ी, बोल में सकती थी लेकिन लिख नहीं सकती थी। तो मैंने फिर पढ़ा और मुझे दिलचस्पी बहुत ही पैदा हुई। MA का थीसिस मैंने फैज़ साहब पर लिखा, लेकिन जब मैं PhD करी तो मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी ज़मीन के बजाय इसके कि मैं रोसू पे करूं, मैं मार्क्स पे करूं, मैं किसी और फ़िलासफ़र पर करूं, मैं अपने किसी फ़िलासफ़र पर करूं। तो हमारे ये जो बाबा बुल्ले शाह हैं, वारिस शाह हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, ये बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं। बेशक। लोए लोए भर लै कुड़िए जे तुद भांडा भरना, शाम पे बिन शाम मोहम्मद कर जाती ने डर। और दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। अब एक एक मिसरे में जो सबक है वो देखिए, एक किताब उस पर लिखी जा सकती है। तो ये जो वसीला फिर खुदा बनाता है ना, क्योंकि आपके अंदर वो कहते हैं कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। यानी मेरे अंदर जो सलाहियत रखी है, जब मैं अपने आप पर गौर करूँगी तो आग पानी मिट्टी हवा का तनासब वो नहीं है जो आप में है, उनमें और उनमें है। फिर मुझे पता चलेगा कि मुझे किस लिए पैदा किया गया। और अब ये इदारा सूफिया के हवाले से हमने पंजाब के जो सूफ़ी शायर हैं उनके अंग्रेज़ी में और दीगर ज़बानों में तराजम किए हैं। हम उर्स करते हैं सब सूफ़ियों के, और म्यूज़िकल महफ़िल इस्मा बड़ा कुछ करते हैं हम। क्या बात है। देखो सुगरा जी, उन्होंने अपने आप को पहचान लिया तो आज ये मुकाम पाया। एक दिन बाबा भी मेरे पास आया, मुझे कहता है फ़िज़ा मैंने अपने आप को पहचान लिया। मैंने कहा क्या पहचाना? कहता यही कि मैं चवल हाँ। नहीं, साडा बाबा भी सूफी शायरां नूं बड़ा गांदा रहा। अच्छा। हाँ, एक दिन बूहे दे बाहर बह के गान रही, दुश्मन मरे, एदी मां ने कहा पुत्र आया, रब ने तेरी सुन ली, अब्बा तेरा मर गया। चाचा भी सूफी शायरां नूं बड़ा पढ़दे सन। अच्छा। एक दिन सूफी शायर ने ख्वाब च आके चाचा जी नूं ओह कुੱਟਿਆ। मैं कहा ਜਿਹੜੀਆਂ तू गल्लां करदा चाचा, मैं तो कदी कहीਆਂ ही नहीं। ए बाबा साडा ना पंजाबी शायरी गांदा हुंदा सी। एक मज़ार ते ना इनू 76 पे बस गा रहा सी, बाबे दे गले वाल ध्यान पै गया ते शायरी बदल दिती। केड़ी? कहंदा जे मैं वेखां अपने अमलां वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखां बाबे दे गले वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। फिजा भी उत्थे एक जगह मंगन डई सी, इन्हू कुछ नहीं लभा तो की गाउंदी जांदी है, जे वेखां अपने अमलां बल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, इथों ते कुछ लभ्या नहीं, असी वेले ही इथों चले। मैं भी जाके ना बाबे दे बूहे अगे गाया, क्या? बाबा जे मैं वेखां तेरे वल्ले ते कुछ नहीं तेरे पल्ले, जे वेखां मैं बाबी वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। क्या बात है। अच्छा, ये एफिलिएट एंड प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या चीज़ है? इसे देखने वालों को बताइए कि इसके ज़रिए कैसे कमाई की जा सकती है। एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि आप जैसे देखते हैं कि दुनिया के बहुत बड़े शॉपिंग स्टोर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जैसे अमेज़ॉन है, ईबे है, शॉपिफाई है, अलीबाबा है। तो आप ऐसा करते हैं कि आप उनके ऊपर एक एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट बनाते हैं। जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ से एक लिंक जनरेट होता है, वो लिंक आपको मिल जाता है। अब आपने सोशल मीडिया और डिफरेंट रेफरेंसेस तरीक़ों से आपने वो लिंक जो है एडवर्टाइज़ करना है, लोगों तक पहुँचाना है। तो आप देखें कि प्रोडक्ट भी उनकी है, शॉप भी, स्टोर भी उनका है, सारा कुछ अथेंटिक है, सब कुछ है।
आपने सिर्फ उसकी मार्केट करनी है। अब कोई भी बंदा आपके लिंक पे क्लिक करके अगर उस स्टोर पे जाता है तो वहाँ पे जितनी भी वो बाइंग करेगा, जो भी वो ख़रीदेगा, उस सब का जो है वो कमीशन होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से एक आसान काम है कि उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करके इतने बड़े स्टोर बना दिए हैं, आपने सिर्फ वो लिंक शेयर करते रहना है। अब आपको नहीं पता, आपने वो शेयर कर दिया, आप सोए हुए हैं, आप कहीं अपने एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं और कोई भी बंदा उस पर क्लिक करके जा रहा है और जो भी कुछ बाई कर रहा है, और बाज़ टाइम वो $100 में आपको एक एक चीज़ का वो कमीशन जो है वो मिल सकता है उसके अंदर। अच्छा। तो ये अमेज़ोन के ऊपर भी होता है, क्लिक बैंक के ऊपर भी होता है। जो एक तो प्रोडक्ट होती हैं जो उनका कमीशन कम होता है, और एक जो सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होती हैं उनका कमीशन तो 50-50%, 60% तक भी आपको मिल जाता है। यानी $100 की प्रोडक्ट मिल रही है तो $60 आपको मिल सकते हैं। तो ये एक बड़ा आसान काम है। दूसरा जो आपने बात की है प्रॉक्सी मार्केटिंग के हवाले से, जिसको लिस्टिंग कहा जाता है, अमेज़ोन के ऊपर ऐसा होता है, या जितने भी स्टोर्स हैं उसमें ये होता है कि जो भी लोग अपना वहाँ पे स्टोर बनाएंगे तो जो टॉप रैंकिंग में आते हैं, टॉप 10 में फॉर एग्जांपल, तो उनकी सेल होती है। जो नीचे रैंकिंग में होती है तो उनकी तरफ कस्टमर ज़्यादा नहीं जाता। अच्छा। आप भी जब किसी पेज पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो फर्स्ट पेज तक ही रहते हैं, आगे मूव नहीं करते। उसके लिए फिर ये होता है कि उनको अपनी रैंकिंग ऊपर लाने के लिए उनको सेल और अच्छे रिव्यू चाहिए। उसके लिए वो क्या करते हैं कि सैम्पल प्रोडक्ट्स, यानी किसी के पास बेड शीट्स हैं तो उसने कह दिया जी 500 बेड शीट में जैसा सैम्पल दे दूंगा, बस मुझे अच्छे रिव्यू चाहिए। आपने एक बायर सेलेक्ट करना है जिसको आप कहें कि आपको ये गिफ्ट मिलेगा, और आप उसको वो प्रॉपर सेल करवाते हैं, वो गिफ्ट लेके अच्छा कमेंट दे देता है तो उसकी पेमेंट वापस हो जाती है। तो आप समझ लें कि आपने चीज़ बेचनी नहीं है, गिफ्ट करनी है किसी को। तो ये तो बड़ा आसान, आपका काम भी हो जाएगा, मार्केटिंग भी साथ हो जाएगी, और आपको उस पे कमीशन मिलेगा पर सेल के ऊपर, पर सेल पे आपको कमीशन मिलेगा। और जिसका वो स्टोर है उसको रिव्यू मिल गया, सेल हो गई, वो उसकी रैंकिंग बढ़ गई, और जो बायर है उसको मुफ्त में प्रोडक्ट मिल गई। तो ये बड़े आसान तरीके हैं इस तरह से आप फिजा ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਭਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ डिटेल ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਐਵੇਂ को पूछो चाचा जी रास्ता किधर आंदा, अगर तुम अमेज़ॉन पर होते तो ये रेड जोन में ना था। और यहाँ से अगर तुम इंस्टाग्राम में चले जाओ, अरे एक नेविगेशन की ऐप डाउनलोड करो, तो आज तुम सीधे स्काईलैंड से होते हुए रास्ता बदल के इधर ना आते बल्कि बैक डोर से होते वहीं कहीं दफन हो जाते। देखिया ऑनलाइन बिजनेस दसन दिया, फिजा ने लंडा लाइन बिजनेस खोल लिया। लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लंडा पाकिस्तान में आता है। हाँ, क्या बात है ना। इथों लंडा पा के लोग बाहर जाते, अंग्रेज एक दूजे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पाकिस्तान ਦੇ हालात सैट हो गए, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ वापस पा के ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। अच्छा सुगला जी, आपके फेवरेट शोरा कौन से हैं, किनको ज़्यादा सुनती हैं, पढ़ती हैं, और कोई फेवरेट कलाम हमें भी सुनाइए ना। बिल्कुल, मेरे फेवरेट शायर तो सूफ़ी शायर हैं, बुल्ले शाह पहले नंबर पे, फिर मियाँ मोहम्मद बख्श। क्योंकि फ़िज़ा में बस एक ही फ़िक्र है, इस हवाले से कहूँगी एक जुमला कि ये जो हमारे सूफ़ी शायर हैं, इन्होंने उन लोगों को भी इखलाकी कदरों, अपनी सकाफ़त के करीब किया है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि इनका कलाम गाया गया और उसी वजह से महफूज हुआ। और हमारे सूफ़ी शायर हमारे सकाफ़ती हीरो हैं, उनके दरबारों पर कवालियाँ होती हैं, उनके दरबारों पर गज़ल होती थी। जब ये सारा मीडिया नहीं था तो सारे ड्रामे, थिएटर वहीं होता था। ऐसे ही है। तो हमारे कल्चर को जिंदा रखने में इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। हम इस धरती के जो लोग हैं, कल्चर हमारे अंदर है। आप देखें ना, यहाँ ज़रा सा ढोल बजेगा तो मेरे पाँव हिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सदियों का उन्होंने ढोल दी गल की, पाटे ढोल दी नहीं की। और फिर सुगरा सदफ मुझे बड़ी पसंद है। अब तो हमें भी बहुत पसंद है। तो सुनाइए ना अपना कोई फेवरेट कलाम हमें। मैं 2 शेर आपको उर्दू के सुनाती हूँ और फिर 2 पंजाबी के भी सुनाऊंगी। अरे वाह, ठीक है। जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, इस दिल लगी में जान से जाना पड़ा मुझे, और जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और। जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और। हाँ, दोनों से दिल का हाल छुपाना पड़ा मुझे। आपको मैं एक और शेर सुनाती हूँ कि जिसके बगैर सांस भी लेना मुहाल था, हाय वो एक शख्स बुलाना पड़ा मुझे। लोगों ने इतना
इतना जलील किया चाचे को, आखिरकार नहाना पड़ा। मांग कर खाना पड़ा मुझे और इसी शौक में जेल जाना पड़ा मुझे। अच्छा, मैंने फिजा के लिए एक शेर पढ़ना है। ओफ, असी चले जाइए हुन फिर। हाँ बिल्कुल, जाओ, अल्लाह बाय बाय। सीधा ही कहता जाओ। है फिजा खूबसूरत, रोज वेख वेख के बड़ी फुफी लगने लगी। फुफे नाल टोर। अच्छा, मैं हिसाब लाया उमरां तुहाडियां 70 सालां दियां, नियतां 16 सालां दियां। क्या शेर है फिजा की खूबसूरती में, जरा हम भी सुने। कि सामा विच परोवे माही, मैं तेरी खुशबोवे माही, वाह। सामा विच परोवे माही, मैं तेरी खुशबोवे माही। और तकना केड़ा बहुता सोना, चन दे नाल खलोवे माही। नाल खलोवे माही। जिड्डा दादा चन्न तो भी ਉੱਚੇ हो सकते हैं। टिंड तेरी मैली हो गई है, जा जाके पानी नाल धोवे माही। चाची ने तेनू छੱਡ ਦਿੱਤਾ है, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਵੇ ਮਾਹੀ। सारी दुनिया ਤੁਹਾਨੂੰ लंगड़ा समझ रही है, 2 मिनट खलोवे माही। ख्वाबों का शहजाद कैसा होना चाहिए देखने में। सोचा ही नहीं अभी इस बारे में। सोचो ही नहीं लड़के। नहीं। यार कुछ सोचते वोचते को वेला टाइम है नहीं तुम्हारे पास क्या? हाँ, लड़कियों वेला के पास टाइम तो नहीं बड़े वेले टाइम होते हैं। नहीं, वेला टाइम। जब उसके दिल में बाबा बसता है, वो क्यों किसी के बारे में बात करे? और तू खुद अपने घर में नहीं बसता है, गंदे नाले के नीचे किसी पाइप में जाके अपनी बस्ती बना के वहाँ बसता है, तो तू उसके दिल में कैसे बस सकता है बाबा? फजूल गल कर रही है। मैं कहूँगा रुक रुक रुक, या अल्लाह फिजा को चुक। बताइए ना, फिर कैसा होना चाहिए? कोई पॉलिटिशियन होना चाहिए? नहीं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है शादी में। नहीं, यकीन उठ गया है मर्दों से। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਡਮ जी, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ऐसा कोई नहीं है, जख्म देने वाला कोई नहीं है, ये छोड़ दें आप। Leave this topic. शहर तुम्हें मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। मैनू मार दो। ਉਹ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। शहर मेरे दिल में आई हो तो जाना ना, सानू भावें बोल जाना, साडा प्यार भुलाना ना। पिज़्ज़ा इसलिए बुलाती है अपने शो में। नहीं नहीं, मैं तुमसे बाबा इतना फ्लर्ट करता है हमेशा। आपसे भी इनकार नहीं ना होता आगे से। ਬਾਬਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗੋਦਿਓਂ ਵੱਡੀ ਫੁੱਪੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਦਫਨਾਨਾ ਨਾ। सर मैं तो तुम में मर चुका हूँ। तू डूब के मार। अच्छा सहर, मेरे बारे में क्या इरादा है? कुछ भी नहीं। तू चुन्नी लेना तो ओदी भैन लगेगा। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨਾ ਸਹਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਸੀਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। हाँ, इक्को घर दोवां दा ब्याह हो जाए। सहर मेरी आंखों में आंखें डालो। ਨਾ ਆਂਖੋਂ ਮੈਂ ਆਂਖੇ ਡਾਲਾਂ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪਰਸ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ। सहर, मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा जिन्ना तेरी मां कर। साडा ना चलिया ते चलन मैं तेरा भी नहीं देना। Welcome back. You're watching your favorite show तारों से करे बातें। भाई उधर वेखो, सुखरा सदब जी आए ने। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। क्या बात। ओए कल्ले बाजी सुखरा नहीं आए, नाल सहर जी भी आए ने। ਸਹਿਰ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸਹਿਰ ਜੀ? ऐसे ही। ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। फिर मुझे कोई भी नहीं लेगा कभी। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਕੀ जी ਚੱਲ चाची। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰ ਟਾਕੀ। साकी यार विआह कराना है को काकी? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਬਾਕੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹਿਰ ਜੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਅੰਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਤੀਮ ਆ, 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਪੜ ਵੱਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ
ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਰੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੋਰ ਸਹਿਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ? मैं ठीक है। और डुब के मर जाओ, मेरे नाल भी ठीक है। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਨਸੇ ਨਸੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਇਟਸ ਮਾਈ ਹੌਬੀ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਪਰੇਅ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਵਿਲਨ ਨੇ ਨਾ ਹੀਰੋ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਓਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਓਏ। ਇਹ ਰੋਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ, ਹਸੀਨੋ ਕੇ ਨਖਰੇ। 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਸੀਨੋ ਕੇ ਨਖਰੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਖਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਕੀ ਖਾਨ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਮਾ ਰਾਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਅੱਗੇ ਗਾਣਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਵਿਲਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਐਡਾ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜ ਗਈ। ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮਦਨ ਕਹਾ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਿਟਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਪਿਟਾਈ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਰੌਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਤ 'ਚ। ਇਹ ਰੋਲਾ ਜੱਟ ਨਾ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਨ 'ਚ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨੂੰ ਖੱਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਪਸੂੜੀ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ यहाँ पे इस बीमारी का इलाज भी होता है। ਇਹ ਰੌਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਹ ਜੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਕੜੇ ਪਏ ਆ। ਆ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਘੋੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਕੀ ਖਾਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਕ ਵਿਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ। ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਡਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਖਲੋ ਗਿਆ ਦੁਆ ਮੰਗਣ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਰੌਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ 76 ਰੁਪਏ। ਕਿਉਂ? ਮੋਢਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਗੰਡਾਸਾ ਲਾਤਾ। ਰੋਲਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣਾ? ਇਹ ਪਸੂੜੀ ਨੱਥ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਭੁੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਸੂੜੀ ਨੱਚਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗਲਤ ਲਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਫੜਾਓ ਠਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਵੀ ਗਲਤ ਲੱਗਾ, ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਵਜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਚ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਗੰਡਾਸੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹੂੰ। ਪਸੂੜੀ ਨੱਥ ਵੀ ਕਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਬਚਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਰੋ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਤੀਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੜਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਰੁੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਫੁੱਫੀ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾਲ ਲੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਆਏ ਆ, ਦਿਓ ਕੋ 1500 ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਹਾੜੀ ਵੇਖੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖਿਆ।
ਇਹ ਵਾਹ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਆ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆ। ਇਹ ਸਾਕੀ ਖਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ? ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮੰਗਾਓ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਰੋਲਾ ਭਾਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣਾ? ਇਹ ਪਸੂੜੀ ਨੱਥ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੂੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੜਾਕ ਵਿਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੰਦ ਪਾਈ ਓਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੇਲੀਏ ਨੀ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਸਹੇਲੀਏ ਨੀ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਓ ਮੇਰਾ ਬਾਬੂ ਲੜਿਆ ਲੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਜੋਦਵੀ ਚੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਰਿਆ, ਭੇਜਾ ਉੱਚੀ ਥਾਵੇਂ ਲੜਿਆ। ਸਹੇਲੀਏ ਨੀ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਸਹੇਲੀਏ ਨੀ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਵੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਲੋ ਕੇ ਹੀ ਪਿਸਤ ਹੋਣਾ ਜੇ? नहीं, बह जाओ फिर। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। नाज़रीन, हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुनते हैं जी? पहली खबर क्या है निर्मल? न्यूयॉर्क में डॉग शो, पालतू कुत्ते टाई और चश्मा लगाकर जलवागर होंगे। न्यूयॉर्क शो कामयाब हो ही नहीं सकता। हो क्यों? तुसी तो सारे थे फिरन डे। ਰੋਲਾ ਭਾਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਸੂੜੀ ਨੱਥ ਉਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਾਏ ਨਾ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਕਾਹਦੇ? ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਤਲਿਆ, ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਵਹੂ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ? ਉੱਥੇ ਟਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਤੂੰ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਪਣਾ ਡੌਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਡੌਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਸੂੜੀ ਨੱਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਕੱਲਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਰੋਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹਾ ਇੰਨੀ ਬੋ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਨਾਚਾ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾसिकल है। आगे बढ़िएगा। वक्त पर खाना तैयार ना पाकर बरतानवी खातून ने शीशे की प्याली मारकर खामन का सर फाड़ दिया। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਝੂਠੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਪਿਆਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾੜਿਆ, ਪਿਆਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਹੀ ਗੰਜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਆਲੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਭਰੀ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਾ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਪਿਆਲੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਈ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਪਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਜਿਆ ਚਾਚੀ ਦਾ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਵੱਜਿਆ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਚਾਚੀ ਕੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਜਰਾ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਏਡਾ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉ ਨਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਹੱਸਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਜੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਸਰਾਣੇ ਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਮਾਰਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੂ ਇਹ ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਠਾ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀਓਂ ਮੇਂ ਸੋ ਜਾने को जी जाता है तेरी जुतियों में सो जाने को जी जाता है वगाती जुत्ती मार मैनू खाने को जी चाहता है तेरी जुतियों में सो जाने को जी जाता है तेरी जुतियों ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਵਾਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵਜਾਈ ਜਾ ਵਜਾਈ ਜਾ ਵਜਾਈ ਜਾ ਜੁੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵਜਾਈ ਜਾ ਵਜਾਈ ਜਾ ਵਜਾਈ ਜਾ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਸ਼ਾਹਦੋਰ ਅੱਜ ਫੈਣੀਆਂ ਤੇ ਫੈਣੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ ਲਾਈ ਜਾ ਵਜਾਈ ਜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵਜਾਈ ਜਾ ਵਜਾਈ ਜਾ ਵਜਾਈ ਜਾ ਓਏ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਆ ਜਾ ਓਏ ਮੋਕੀ ਨਾ ਜਾ ਕਰੇ